हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं घट्टा चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स, जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स के लास्ट सब्जेक्ट यही बचा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, पॉलिटी कंप्लीट किया, हिस्ट्री कंप्लीट किया, साइंस कंप्लीट किया, एनवायरनमेंट कंप्लीट किया और यूपी स्पेशल भी कंप्लीट कर लिया। केवल एक यही लास्ट सब्जेक्ट बचा जो कि अगली 4 से 5 क्लासेस में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी क्लासेस जो मैं आपको बता रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट की, घटना चक्र की, ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी क्लास को जरूर देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है आपको घटना चक्र के शॉर्ट नोट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, जो योजनाएं वगैरह हैं, बेरोजगारी, गरीबी, इन सबसे कल्याणकारी जो योजनाएं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनपीएस पे जाके पॉइंट को रोका था। आज हम उसी के आगे से पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये पीडीएफ पेड होती है, जो कि वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो पॉइंट नंबर हमारा 31 था कि पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए इसको शुरू किया गया। ध्यान देना कि ये पीएम किसान मानधन योजना है। एक योजना ये भी चलती है जिसपे मोदी जी जब पैसे को देते हैं किसानों को, मतलब कि पब्लिकली जो है कि उसे ऑर्डर कर देते हैं, तो वो भी बहुत चर्चा में रहती है। उसका नाम होता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि वर्ड यूज होता है, जो कि 6,000 रुपए की किस्त दी जाती है। हर 4 महीने पे 2,000 रुपए की किस्त करके 3 बार में दे दिया जाता है। अभी इलेक्शन जीतने के बाद ही जून में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस योजना का एक किस्त दे दिया था लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। लेकिन यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मानधन, सम्मान नहीं। ये एक तरीके से वृद्धावस्था में किसानों को सामाजिक सुरक्षा देगी। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 में की गई थी। और 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आप इसमें शामिल होकर अपनी जो डिपॉजिट है वो आप करते रहोगे, कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते जाओगे और 60 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन के रूप में। आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 2007 को। कई बार ये पूछ चुका है, लगभग 6ठी बार ये प्रश्न आ रहा होगा। इसका मतलब है कि 6 बार ये योजना पूछी जा चुकी है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, 2018 में पारित किया गया। देखिए, इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न होते हैं ना, वो आप लोग बजट वगैरह के कर लेते हो, इकोनॉमिक सर्वे के कर लेते हो, लेकिन जो ये बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं ये सामान्यतः आप लोग नहीं कर पाते हो। और इन सभी के लिए एकमात्र स्टैंडर्ड सोर्स है आपका घटना चक्र पूर्वालोकन। 600 पेजों की बुक है, आप पढ़ सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और नहीं कर पा रहे हो टाइम के अभाव में, तो आप हमारे शॉर्ट नोट्स को फॉलो करिए। सब लगभग एवरेज इकोनॉमिक्स तो 90 पेज के आसपास पूरी कंप्लीट है, बाकी और भी सब्जेक्ट की पूरी डिटेल है। चलिए, प्रमुख सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम कौन कौन से हैं? सामाजिक संरक्षण का मतलब है कि जिनमें लोगों को कोई ना कोई पेंशन की सुविधा दी गई हो, स्वास्थ्य की सुविधा दी गई हो, शिक्षा की सुविधा दी गई हो, रोजगार की सुविधा दी गई हो, ऐसी योजनाएं आपसे पूछी जा रही। जैसे आम आदमी बीमा योजना, तो देखिए इसमें इंश्योरेंस किया जा रहा है, 2007 में आया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी इसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस किया जा रहा है, 2005 में आया। असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, जो असंगठित वर्कर्स होते हैं, जो आज कमा रहे हैं, कल कमा रहे, हो सकता है 2 दिन उनको काम ना मिले, तो ऐसे लोगों को असंगठित कहते हैं। यानी रोज वो काम करते हो, रोज उसका वेतन उन्हें शाम को मिल जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि, ये सभी योजनाएं इससे संबंधित हैं। स्वच्छ भारत मिशन को भी कई बार पूछा था। 2 अक्टूबर पे महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाया और देश को मैसेज किया कि आप लोग भी अपने घरों में, आसपास की जगहों में कूड़ा कचरा न फैलाएं, पब्लिक प्लेस को भी साफ सफाई रखें, गंगा या जितनी भी नदियां हैं उनकी भी साफ सफाई करनी है। तो ये एक मैसेज दिया गया और बहुत ही इंपैक्टफुल मैसेज। सही है, इंपैक्टफुल मतलब बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। और आज जगह जगह आपको डस्टबिन देखने को मिलेगा, लोग जो है कि टोकते हुए मिलेंगे कि भाई यहाँ कूड़ा मत फैलाओ, बेहिचक टोक देते हैं। और आप भी कहीं पर भी कूड़ा फैलाने से पहले सोचते हो कि कहीं कोई मुझे टोक ना दे पब्लिक प्लेस में। तो ये मैसेज बहुत अच्छा है और साफ सफाई रखनी भी चाहिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो कि नेशनल सोशल असिस्ट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, भारत सरकार ने इसको 1995 में शुरू किया था, जिसमें अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन को भी शामिल किया गया। हालांकि इसके अंतर्गत 5 प्रमुख योजनाएं शामिल की जाती हैं। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन होगी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता यानी दिव्यांगजन पेंशन, और राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना। तो देखोगे 3 तो प्रमुख रूप से इंदिरा गांधी जी के नाम से पेंशन योजना, एक विधवा की है, एक वृद्धा की है और एक दिव्यांग की है। अब यहां पे अगर आप देखोगे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसको 75 में 1975 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और
की उपलब्धता, गरीबी उन्मूलन, कुछ बेसिक आवश्यकता जिसको हम लोग कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान। इंदिरा गांधी जी के समय में जो है कि कुछ मूवीज चलती जिसका मुख्य उद्देश्य ही था रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए पहले, क्योंकि भारत बहुत गरीबी से निकलकर बाहर आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा की बात की गई, स्वास्थ्य की बात की गई, पानी की बात की गई, गरीबी उन्मूलन की बात की गई, यही सब चीजें इसमें रखी गई थी। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, अब गरिमा का मतलब क्या हो गया कि लोगों के आत्मसम्मान को जो है कि बढ़ावा दिया जाए। तो मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के साथ साथ मैला ढोने वाले श्रमिकों को पुनर्वास किया जाएगा। मैला ढोने का मतलब क्या होता है, जो आप देखोगे दलित कैटेगरी के जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो है कि महार कैटेगरी के होते हैं, वो लोग सामान्यतः आपकी गंदे मैले को, जो वॉशरूम होते हैं, लैट्रिन वगैरह होती है, इनको साफ सफाई करते हैं और इस तरीके की मैला को एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकते हैं। तो इनको क्या होता है ना, समाज में वो वैल्यू नहीं मिलती है, लोग इनसे दूर हट के बात करने की सोचते हैं कि यार इनके पास गंदगी है, ये बीमारी से ग्रसित होंगे। लेकिन आप ये देखो ना, वो आप ही की गंदगी साफ कर रहे हैं, किसी और की नहीं। तो इसलिए हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए इस अभियान को लाया गया और इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया। अब जितनी जगह भी आप देखोगे, मैक्सिमम जगह कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी और मशीनों के द्वारा साफ सफाई की जाए, जिसमें श्रमिक सुरक्षित रहें। भारत सरकार इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना 1980 में शुरू की गई साफ सफाई के लिए, जिसमें केंद्र सरकार सब्सिडी 75% देगी, राज्य सरकार 15% और लाभार्थी 10%। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत चर्चा में रहती है। जैसे अभी 2022 तक सबको आवास देना था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2024 तक उसका टारगेट रख दिया गया। लगभग 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं गांव में, कि एक कमरा, एक बाथरूम और एक किचन की सुविधा रहती है। तो इसको अगर देखोगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना को जून 2015 में शुरू किया गया। इसकी समय अवधि थी 2015 से लेकर 2022 तक हम सभी को आवास मुहैया करा देंगे, लेकिन अब इसका विस्तार करके 2024 तक कर दिया गया है। तो अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य कितना है, तो 2024 तक लक्ष्य कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना 1962 में और 1963 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, सीबीएसई की स्थापना। अब यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना क्या है, इसकी स्थापना अगस्त 2004 में की गई थी और इसका जो मुख्य फोकस था कि एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक सेक्स वर्कर जो वेश्यावृत्ति करती हैं, मैला ढोने वालों आदि परिवारों की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। और कोशिश ये की जाती है कि ये जो विद्यालय होते हैं ये आवासीय विद्यालय बनाए जाते हैं, यानी इनमें हॉस्टल भी मिलता है, रहने की व्यवस्था भी मिलती है, भोजन की व्यवस्था मिलती है, साफ सफाई हर एक चीज दी जाती है। क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से गरीब होते हैं, सेक्स वर्कर्स हो गए, जिनको समाज में एक अच्छे नजर से नहीं देखा है, तो उनके बच्चों से भी दूरी बना के रखी जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजों को जो है कि देखा जाता है। इसका विलय 2007 में सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में कर दिया गया था। अब यहाँ पे SSA जो लोग बेसिक टीचर होंगे, मतलब बेसिक में, प्राइमरी में या अपर प्राइमरी में टीचर होंगे, तो उन्हें पता होगा SSA के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था 2001 में और 2007 में फिर इसको मर्ज कर दिया गया। आगे देखते हैं इसके लाभ के अगर हम बारे में बात करते हैं तो 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना था, लेकिन जबकि 2007 तक सभी बच्चों में 5 वर्ष के प्राथमिक स्कूली शिक्षा को पूरा करवाना था। तो अब इसका टारगेट क्या हो गया, 2010 तक का मतलब हो गया कि जब राइट टू एजुकेशन पास हो गया और 2010 से एक नया नियम आ गया कि आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार को इंप्लीमेंट करने के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इसी के साथ एक MDM की योजना भी है, जो कि मध्याह्न भोजन योजना भी इसे कहते हैं। 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। और 2007 में इसका नाम चेंज करके मिड डे मील योजना कर दिया गया, लेकिन सामान्यतः इसको 1995 ही माना जाता है। फिर इसे नाम फिर परिवर्तित किया गया 2021 में और इसको PM पोषण मिशन कर दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान, ये इसका फुल फॉर्म कर दिया गया। यहाँ पे पोषण से यहाँ पे समझ लो पोषण शक्ति अभियान, तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया है। तो MDM है 1995 में, लेकिन इसका 2021 में क्या किया गया, नाम को चेंज कर दिया गया। और इसके अंतर्गत 2021-22 से लेकर 2025-26 तक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है कि बच्चों को गर्म भोजन नहीं, मतलब पका के भोजन देना है। और 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में ये व्यवस्था की गई है, अर्थात प्राइमरी और अपर प्राइमरी, या यूं कहें कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। योजना का प्रबंध एवं वित्तीयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया, या यूं कहें कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय। अब यहाँ पे एक अक्षय पात्र फाउंडेशन नाम से एक संगठन है जो क्या करता है,
अगर इसको देखोगे तो अक्षय पात्र फाउंडेशन भारत का एक गैर सरकारी संगठन है, यानी एनजीओ है, जिसकी स्थापना सन 2000 में बेंगलुरु में की गई। ये मुख्य रूप से निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है। अर्थात ये कर्नाटक या उसके आसपास के राज्यों में निःशुल्क भोजन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी लेते हैं एमडीएम की। हालांकि यूपी में अगर आप देखोगे तो एमडीएम का जो भोजन प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी तो होती है स्कूल के अध्यापकों की या इंचार्ज की या प्रधानाध्यापक की, लेकिन उसकी जो फंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं प्रधान के कोटे से आती है, यानी कि प्रधान के कोटे में पैसा आता है उसका। 6 से 11 वर्ष एवं 11 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, ध्यान देना, स्कूल चलो अभियान यूपी में शुरू किया गया था। कब? सन 2000 में। भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे उनके लिए फिर एक रमसा अभियान लाया गया, आरएमएस, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको हम कहते हैं, 2013 में इसमें सम्मिलित कर दिया गया, जिसमें 9 से 12 में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों को भी समावेशी शिक्षा दी जाए, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। कहने का मतलब हो गया कि दिव्यांग बच्चा भी आपके साथ बैठेगा। अगर वो बच्चा आंख से दिव्यांग है, शरीर से दिव्यांग है, पैर से, हाथ से, बोलने से, तो भी वो आपके साथ बैठेगा और साथ ही साथ आपकी मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करेगा। इसीलिए अक्सर आप देखोगे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, इवन कि प्राइवेट स्कूल भी, जब वो मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने एफिडेविट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट के पास या बहुत सारे क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए, तो उसमें एक रैंप का भी प्रोसेस होता है। रैंप का भी जो है कि प्रावधान है कि विकलांग बच्चे किस तरीके से आएंगे, वो तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए जो व्हील चेयर होती है उसका प्रयोग करने के लिए रैंप चाहिए, यानी एक स्लोप वाली सीढ़ी चाहिए जो चिकनी होनी चाहिए, जिस पे गाड़ी उनकी चढ़ सके या उतर सके। तो ये व्यवस्था भी की जाती है। इसी तरीके से कुछ अभियान है उसको मिलान कर लेते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान को देखें 2001 में आया, साक्षर भारत मिशन को देखेंगे 2009 में आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया। अब यहां पे देखोगे एड्रागोगी, ये क्या होता है भाई? एड्रागोगी ये प्रौढ़ शिक्षा का ही दूसरा नाम होता है, जो एडल्ट एजुकेशन होती है। इट मीन्स कि जो लोग वयस्क हो चुके होते हैं, 30 साल, 22 साल, 32 साल, 35 साल, और वो लोग शिक्षित नहीं होते, तो उनके लिए अलग से प्रावधान करती है सरकार कि थोड़ा बहुत उनको भी पढ़ना आ जाए, कुछ चीजें जो है कि समझ लें, पैसे को गिन सके, बैंकिंग गतिविधि कर सके, साइन कर सके, अपनी जमीन स्टाम्प पेपर के बारे में जानकारी ले सके, तो ये उसके लिए होता है प्रौढ़ शिक्षा, जिसको एडल्ट एजुकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ संस्थान है, जैसे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, जो नेशनल लेवल पे जो ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करता है, वो संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान, जो हड्डियां जिसकी कमजोर होती है, कोलकाता में हो गया। राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता के लिए सिकंदराबाद है। एक प्रश्न कई बार आता है, यूपीएससी में भी आता है, यूपीपीसीएस में भी, जिसका नाम है एमपी लेड। एमपी लेड का मतलब क्या होता है? एमपी लेड की अगर हम बात करें तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसकी शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी, यह केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत सांसद अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य को मंजूरी दे सकता है प्रति वर्ष। अर्थात एक सांसद अगर 5 साल तक सांसद बना रहता है तो उसको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं केवल अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बड़े से बड़े जो सांसद, जो बहुत नामी ग्रामी सांसद हो चुके हैं, वो लोग अपना पैसा खर्च न करके क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं, और रिटर्न करके बहुत सीना चौड़ा करके गर्व करते हैं। मैं अगर इसका एग्जाम्पल दूं, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जिस व्यक्ति का नाम लेना जा रहा हूं, मैं खुद उनको जो है कि क्रिकेट का भगवान कहता हूं और दुनिया भी मानती है उनको। मैं उनको क्रिकेट में बहुत पसंद करता हूं, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कई बार ऐसा मैंने देखा है, न्यूज में आता रहा है कि उन्होंने अपने एमपी लेड की धनराशि को रिटर्न करते हुए गौरवान्वित महसूस किया कि मैंने अपने सारे रुपए जो है कि संसद को रिटर्न कर दिए। अरे भाई, आप एज अ सांसद हो, एज अ पार्लियामेंट मतलब मेंबर, मुझे नहीं पसंद है, आपको दिया गया है गरीबों की भलाई करने के लिए। आप जहां से सांसद हो, आप वहां से जो है कि पैसा खर्च करिए ना। 5 करोड़ रुपए आपको प्रतिवर्ष दिया गया है। मैं मानता हूं 5 करोड़ रुपए हो सकता है महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में कम पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे गरीबों के लिए, मलिन बस्ती में, धारावी जैसे क्षेत्रों में, जहां भी आपका संसदीय क्षेत्र है, आप वहां पे खर्च करेंगे तो 25 करोड़ में एक संसदीय कार्यकाल में कुछ तो परिवर्तन आएगा। लेकिन आपने क्या किया? उस पैसे को रिटर्न किया और कह दिया मैंने सारा पैसा। ऐसे ही आपकी हेमा मालिनी जी ने भी किया मथुरा से। तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं, या ये शो ऑफ करना कि हमने करप्शन नहीं किया, हमने पैसे का गबन नहीं किया, इससे बेहतर होता है कि आप पैसे को गबन छोड़ो, आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कराते हैं। हालांकि इस पैसे का यूज डीएम करता है, लेकिन मंजूरी सांसद देते हैं। लोकसभा के अलावा राज्यसभा सांसदों के पास भी यह निधि होती है। एमपी लेड निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती है, और एक निश्चित राशि को आप SC ST जनसंख्या के लाभार्थियों के लिए भी
कर सकते हो। तो अब देखिए इतना अच्छा डेवलपमेंट करने का हर एक सांसद के पास मौका है, लेकिन वही है, सांसद एक बार चुनाव जीत लेता है, दिल्ली में बैठ जाता है, कमरा मिल जाता है, सरकारी क्वार्टर, सब कुछ वहां मौज कर रहे होते हैं, 5 साल अपने कभी संसदीय क्षेत्र में जाते ही नहीं है, और न जाते हैं और ना ही उस 25 करोड़ को खर्च करते हैं। अरे कई सांसद आपने ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं, गर्व महसूस कराते हैं कि मैं 6 बार से सांसद हूं, मैं 5 बार से सांसद हूं। अरे 5 बार से सांसद हो, इट मींस कि 25 साल आप सांसदी कर चुके हो, और 25 साल में आपको 125 करोड़ रुपए मिले हैं। 125 करोड़ आप अपने जिले की तकदीर बदल सकते थे। कभी किसी ने किया ऐसा? कोई भी आइडियल एग्जांपल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी पॉलिटी पढ़ रहा हूं, आप भी पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप भी पॉलिटिक्स देख रहे हो। तो कहने का मतलब है एमपी लेड की योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन सांसदों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, उस रुपयों में करप्शन करना शुरू कर दिया, बड़े स्तर के ब्यूरोक्रेट्स ने जो है कि करप्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन करप्शन क्या पूरे पैसे का हो गया? क्या पूरे पैसे का नहीं होता है। अगर 5 करोड़ रुपए एक साल में खर्च करना, चलो 1 करोड़ रुपए करप्शन हो गया, 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ तो लगाओगे ना ग्राउंड पे दिखाने के लिए, तो वो कुछ तो परिवर्तन लाता ग्राउंड स्तर पे, जमीनी स्तर पे। लेकिन नहीं, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करने बैठे, हम ओरिजिनली मुद्दे की बात कर रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है गरीबी और बेरोजगारी। अब यहाँ गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित लगभग हर साल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। चाहे तो गरीबी के प्रकार पूछ लेगा, या गरीबी से संबंधित कमेटीज के बारे में पूछ लेगा, या गरीबी से संबंधित जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी प्रयास, उनके बारे में पूछता है। तो कहने का मतलब है इन वन शॉट कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। देखिए पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी 1995 में। परम गरीबी, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ये प्रश्न आपने पीवाईक्यूज में मेरे साथ पढ़े होंगे, आरओ के पीवाईक्यूज और यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज में भी। पारिवारिक उपभोग व्यय का मतलब क्या हो गया? एक परिवार की कितनी इनकम है ये मैटर नहीं करता है, बल्कि एक परिवार प्रतिदिन अपना कितना खर्च कर सकता है। अब मान लेते हैं कि एक परिवार, अगर हम देखते हैं कि उसकी इनकम कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करती। मान लो एक परिवार सुबह से लेकर शाम तक में अपने भोजन पे 200 रुपए खर्च कर रहा है, जिसमें वो पति पत्नी 2 बच्चे हैं। 200 रुपए वो सुबह से लेकर शाम तक खर्च कर रहा है। स्कूल की फीस पे भी कुछ खर्च कर रहा होगा, बिजली पे भी कुछ खर्च कर रहा होगा, एक आध यूनिट या जो भी है। तो टोटल अगर हम जोड़ लेते हैं कि भाई 300 रुपए इसने प्रतिदिन खर्च कर दिए, और गरीबी रेखा के नीचे वही व्यक्ति रहेगा जो 400 रुपए से नीचे अगर कम खर्च कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, फिक्स नहीं है 400 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये व्यक्ति पारिवारिक उपभोग के आधार पे क्या हो गया? गरीबी रेखा में आ गया। तो गरीबी रेखा का निर्धारण हम लोग क्या करते हैं? फैमिली कंजम्पशन व्यय पे देखते हैं, और इसमें सिर गणना विधि और कैलोरी ग्रहण का भी प्रयोग किया जाता है। सिर गणना विधि का मतलब होता है हेड काउंट मेथड, हेड काउंट मेथड या लॉरेंज वक्र भी आप इसे कह सकते हो। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र भी इसमें आता है। अगला पॉइंट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है पारिवारिक उपभोग के आधार पर ही किया जाता है। 2004-5 में 61वें एनएसएसओ के डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए यूआरपी यानी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड का प्रयोग किया गया। अब इसका कोई यूज नहीं है आज के क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं 1977 में डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यदल का गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट 79 में दी थी। अब यहां पे आपसे क्या पूछता है कि अलग कमेटी, अलग कौन थे? वाई के अलग की अध्यक्षता थी, ये किससे संबंधित है? बस इतना पूछ लेता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए वाई के अलग कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 77 में। इस कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। यह भी कई बार पूछ लेता है कि किस कमेटी ने रुपयों के आधार पर किया, किस कमेटी ने कैलोरीज के आधार पर किया, किस कमेटी ने पोषक तत्वों के आधार पर। तो पोषक तत्वों के आधार पर किया। इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2435 कैलोरी या लगभग 2400 मान लीजिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2095 या 2100 कैलोरी की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति गांव के स्तर पे इंडिविजुअली एक दिन में अगर वो 2400 कैलोरी ग्रहण नहीं कर पा रहा है, केवल 2000, 1800, 1500 केवल कैलोरी वो प्राप्त कर पा रहा है भोजन करके, इट मींस कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, क्योंकि वो 2400 कैलोरी जो मिनिमम भी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही उसे। इसी तरीके से शहर का अगर कोई व्यक्ति है इंडिविजुअली एक दिन में
24 घंटे में अगर उसे 2100 कैलोरी से भी कम भोजन मिल पा रहा है तो यानी वो शहरी रूप से गरीब हो गया। और ये क्राइटेरिया किसने तय किया? अलग कमेटी ने किया। तो ये प्रश्न बनते हैं अलग कमेटी से, वाई की अलग कमेटी। ये 3-4 पॉइंट याद रख लो। अच्छा, जिस व्यक्ति को इतना भोजन यानी कैलोरी अगर मिल रहा है, ध्यान देना, या प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें ही गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और जिसको मिल रहा है 2400 कैलोरी या उससे अधिक तो उसे गरीबी रेखा से नीचे नहीं मानते हैं। लकड़वाला समिति भी इससे संबंधित ही है, 1989 में गठित हुई, 1993 में इन्होंने रिपोर्ट दी। सुरेश डी तेंदुलकर ये सचिन रमेश तेंदुलकर वाली नहीं है जो हमारे क्रिकेटर है, ये अलग है। इनकी गठित कमेटी थी 2005 और इन्होंने 2009 में रिपोर्ट दी थी अपनी। अब तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा और संशोधन के लिए एक नई कमेटी गठित की गई थी 2012 में, रंगराजन समिति, जिन्होंने 2014 में रिपोर्ट दी थी। ये वही सी रंगराजन ही है हमारे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात के नए मानक निर्धारित करने के लिए तेंदुलकर समिति को गठित किया था और इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर एनएसएसओ ने कुछ सर्वेक्षण किए थे, जिनके आधार पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 27.20% प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा में 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया। ये है क्या? ये सिंपली मनी की बात कर रहे हैं और भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अब जरा अंतर समझ। अभी आपने पढ़ा रंगराजन कमेटीज, तेंदुलकर कमेटीज, लकड़वाला कमेटीज और अलग कमेटीज। ऐसे सीधे सीधे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आसान भाषा में समझ लो। अलग कमेटीज ने गठित किया गया गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। अलग कमेटी वाई के अलग कमेटी में 77 में गठित की गई। इन्होंने रिपोर्ट में यह कहा कि जो पोषक तत्व के आधार पे 2400 कैलोरी अगर गांव में रह के नहीं प्राप्त कर पा रहा तो गरीबी रेखा से नीचे, और शहर का व्यक्ति 2100 कैलोरी से अगर नीचे प्राप्त कर रहा तो शहरी गरीब हो गया। ठीक है। इसके बाद एक लकड़वाला कमेटी आई, फिर एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई और सुरेश तेंदुलकर कमेटी की समीक्षा करने के लिए, जो उसकी रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा करने के लिए एक नई कमेटी गठित की गई, रंगराजन कमेटी। और रंगराजन कमेटी ने 2012 में जो अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने रुपयों के आधार पर कहा कि जो व्यक्ति गांव में प्रतिदिन एक व्यक्ति 27 रुपए 20 पैसे लगभग कमा लेता है तो गरीब नहीं है, और जो व्यक्ति शहर में रह के 33 रुपए 33 पैसे लगभग कमा लेता है तो गरीब नहीं है। तो अब आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति गांव में है और अगर वो कोई भी काम करता है तो मिनिमम उसे 27 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो इसका अब यहां पर अगर आप आगे और पढ़ोगे तो यहां पे देखोगे कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपए उपभोग व्यय, ध्यान से समझ लो, 32 रुपए उपभोग व्यय, और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए प्रतिदिन व्यक्ति उपभोग व्यय। गरीबी रेखा का निर्धारण किसने? तो रंगराजन समिति ने किया। तो आपको रुपए पे याद नहीं करना है, क्योंकि रुपए के बारे में प्रश्न नहीं पूछता है। कैलोरी वाला तो पूछ लेता है कि गांव में 2400 है या 2100 है और शहर में 2100 या 2400 है, लेकिन रुपए के मामले में कम पूछता है। हाँ, सीधा ये प्रश्न पूछता है कि रुपयों के आधार पे किसने किया? तो रंगराजन ने किया। पोषक तत्वों के आधार पे किसने किया? अलग कमेटी ने किया। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? आय की विषमता मापी जाती है, यानी लॉरेंज वक्र के द्वारा आय की विषमता मापी जाती है। अब यहां पे कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये अवधारणा किसने दी? ऑस्कर लुइस के द्वारा दी गई थी। निर्धनता की संस्कृति, निर्धनता का दुष्चक्र, ये नक्शे ने दिया था। चक्रीय निर्धन कौन होता है? जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, यानी कभी अमीर कभी गरीब, कभी अमीर कभी गरीब, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन होते रहते हैं। अब आगे देखते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। नीति आयोग, रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संस्था की बात कर रहा हूं। रिपोर्ट तो मान लो इन्होंने अपनी सिफारिश कर दी, आपको बता दिया कि भाई ये क्षेत्र में आप कर सकते हो काम। अब यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान के लिए किसकी कमेटी गठित की गई थी? हाशिम कमेटी। अब यहाँ पे जो हाशिम कमेटी है, इसका मुख्य काम बस यही था कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं शहर में, उनकी पहचान करो। मानक क्या है? या तो कैलोरी के हिसाब से दे दो, जो अलग कमेटी ने दिया था 2100 कैलोरी, या फिर रंगराजन कमेटी का दे दो, जिन्होंने रुपए के हिसाब से कहा था। शहरी गरीबों की पहचान के 3 प्रकार हैं, एक तो आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और पेशाजनक कमजोरी। भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। क्यों कुपोषित हैं? गरीब तो इसलिए कुपोषित है क्योंकि उसको रूखा सूखा भोजन मिल रहा है, जिसकी वजह से पोषक तत्वों की कमी है उसके शरीर में, और इस वजह से वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। लेकिन अमीर गलत भोजन करते हैं, यानी कि लीकर जैसे ड्रिंकिंग करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्याप्त पोषक तत्व इनके शरीर में पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है, बल्कि उल्टी सीधी चीजें पहुंच रही हैं जो हार्मफुल हो रही है, जिसकी वजह से भी ये क्या हो रहे हैं? कुपोषित हो रहे हैं।
अब यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, जिसमें भारत की रैंकिंग लगभग 100 के ऊपर चल रही है, मतलब 112 113 के आसपास है। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इनके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें चार मतलब की कैटेगरी होती हैं, मापदंड होते हैं। अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन, शिशु मृत्यु दर, और इनका उपयोग बनाने में किया जाता है। गरीबी उन्मूलन की विधि क्या होती है दोस्तों? तो गरीबी उन्मूलन की विधि जैसे जनसंख्या नियंत्रण, बढ़ी हुई बचत। अब अगर आपको गरीबी का उन्मूलन करना है तो भाई जनसंख्या को कंट्रोल करो। बढ़ी हुई बचत यानी कि बचत यानी जो बचत आपकी हो रही है, सेविंग्स को बढ़ाइए, और साथ ही साथ आप प्रोडक्शन की गतिविधि को ज्यादा बढ़ाइए, उसमें निवेश अधिक करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो गरीबी दूर होगी। आगे देखते हैं यहाँ पे पीडीएस के बारे में पूछ रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? पहली चीज की गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। ये वही पीडीएस सिस्टम होता है जो आप राशन की दुकान जिसे कहते हो ना, कोटे की दुकान, या राशन पे जो आपका कोटा मिलता है राशन कार्ड से, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, चना जो भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यूएनडीपी ने निर्धनता की पहचान दो कैटेगरी से की है। एक तो की है आय की निर्धनता, जिसके पास आय कम है या ज्यादा है, और एक होता है मानव की निर्धनता, यानी मानव भी गरीब होता है। यूएनडीपी ने सर्वप्रथम 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक भी प्रस्तुत किया, और 2010 से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया, जिसमें 10 संकेतकों का प्रयोग किया गया। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जो सम्मिलित संकेतक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। अब इनके अंतर्गत सब कैटेगरी में टोटल 10 कैटेगरी इन्होंने मिलाई हैं। स्वास्थ्य में जैसे स्कूलिंग, ये यहां पे उल्टा लिख गया दोस्तों। स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए शिशु मृत्यु दर और पोषण, और शिक्षा के लिए होना चाहिए स्कूलिंग वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति। जीवन स्तर के लिए विद्युत, शौचालय, पेयजल, मकान, रसोई ईंधन और परिसंपत्ति धारिता, ये सारे मापदंड इससे संबंधित हैं। गरीबी के सामाजिक सूचक क्या क्या है? भाई कैसे पता चलेगा कि आपका समाज गरीब है कि नहीं है? तो उसके लिए आपको निरक्षरता का स्तर पता करना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन अनएजुकेशन कितना है, और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, इन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। विभेदीकृत ब्याज दर योजना को केंद्र सरकार ने 1972 में प्रारंभ किया। समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख टारगेट था। किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह का विचार दिया था? तो मोहम्मद यूनुस साहब ने दिया था, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। एक मजदूर के परिवार में अगर आप देखोगे, एक मजदूर जो होता है, जो गरीब होता है, उसके परिवार में जनरली 4 से 5 बच्चे दिखते हैं। जनसंख्या बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो और गरीबी के दुष्चक्र में पड़ रहा है, क्योंकि वो पहले ही अपना और अपनी पत्नी का खर्चा नहीं उठा पा रहा था, जीवन यापन नहीं कर पा रहा था, ऊपर से 4 से 5 बच्चे हो गए तो अब उनके भी खर्चे बढ़ गए, जिस वजह से वो प्राइमरी एजुकेशन बच्चे जाते हैं लेकिन वहां पे खाने को तो मिल जाता है लेकिन कपड़े वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। दूसरा, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, क्योंकि शहर में गरीबी कब बढ़ रही है? जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहा है शहरों में, लेकिन कोई कौशल नहीं है उनके पास, किसी प्रकार की उनके पास व्यवस्था नहीं है, जिससे वो शहर में भी जाके गरीबी के स्तर को ही जी रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? और गरीबी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर भी निम्न होता है। भारत में अधिकांशतः जो बेरोजगारी है वो कैसी दोस्ती? संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब जरा संरचनात्मक के बाद एक वर्ड आता है प्रक्षण बेरोजगारी, इसको समझ लो। श्रम की सीमांत उत्पादकता जब शून्य होती है, अर्थात यदि उन्हें कार्य से बाहर भी कर दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होती, जैसे कृषि में अधिक लोग इसमें लगे होते हैं। प्रक्षण बेरोजगारी को ही हम लोग छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके गांव में मान लीजिए आपके गांव में कोई एक किसान है और उस किसान में 10 परिवार के सदस्य हैं, जिसमें से 8 लोग क्या कर रहे हैं? खेती में लगे हुए हैं, और खेती करने की वजह से उन्होंने 1 बीघे जमीन पर मान लेते हैं कि 2 क्विंटल गेहूं का अनाज उत्पादित कर लिया। लेकिन जब कोविड-19 आया, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने रोजगार को छोड़ा और कहां चलने लगे? अपने गांव की ओर वापस चले गए। अब गांव में जाके वो 2 लोग खाली बैठे थे, क्योंकि 8 लोग तो गांव में काम कर रहे हैं, 2 लोग बाहर काम कर रहे थे उस परिवार के। जब वो घर आए तो उन्होंने अपने माता पिता का सहयोग किया और खेती किसानी करने लग गए। तो 8 की जगह कितने लोग कर रहे हैं किसानी? 10 लोग। लेकिन उसी 1 बीघे जमीन पे जो पहले 2 क्विंटल गेहूं होता था, अब कितना हुआ? 2 क्विंटल 10 किलो, या 2 क्विंटल 5 किलो, या 2 क्विंटल 15 किलो। अर्थात 2 मजदूर तो एक्स्ट्रा लग गए दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, हम कृषि करते हैं, हम खेती करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन क्या हुआ?
आपके 2 लोगों के बढ़ने से कम 50 किलो का प्रोडक्शन बढ़ जाना चाहिए था, बढ़ा ही नहीं। 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये छिपी बेरोजगारी कहलाती है, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक ऐसी बेरोजगारी जो छिपी हुई है, जिसका कोई आउटपुट नहीं आ पा रहा है। भारत में छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के लक्षण मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में देखने को मिलते हैं। कृषि क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में भी ये बढ़ती चली जाती है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिनों, लगभग 183 दिनों तक कार्य नहीं करता तो उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं, यानी 183 दिन तक अगर उसे कोई काम नहीं मिला है। भारत में बेरोजगारी मापन की कौन सी विधि एनएसएसओ, जिसको वर्तमान में अब एनएसओ कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा प्रयोग में लाई जाती? तो सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक दर और चालू दैनिक दर स्तर, यानी कि एक दिन के हिसाब से भी गरीबी होती है और एक हफ्ते के हिसाब से भी गरीबी का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने चैप्टर को समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो धीरे धीरे हम कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। वैदेशिक क्षेत्र, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या व्यापार कर रहे हैं, किन देशों के साथ कर रहे हैं, कौन से संगठनों के साथ कर रहे हैं, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हमें मानक और नियमों को पालन करना पड़ता है, WTO क्या होता है, ये सभी चीजें इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें हमारा जो अगला चैप्टर है वैदेशिक सेक्टर में, यानी कि एक्सटर्नल जो सेक्टर है, पहला यूनिट रहेगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी जब हम व्यापार अपने देश के अंदर करते हैं तो उसे हम आंतरिक व्यापार भी कह देते हैं या राष्ट्रीय व्यापार भी कह देते हैं, क्योंकि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे होते हैं तो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। इट मीन्स कि हम भारत के अंदर ही, भारत की बाउंड्रीज के अंदर ही व्यापार कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम भारत के बाहर व्यापार करते हैं किसी दूसरे देश से, तो उसे हम बाह्य व्यापार भी कहते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें एक निर्विक योजना तैयार की गई थी जो निर्यात सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए थी। निर्विक योजना किससे संबंधित है? सीधा एक प्रश्न बनेगा, तो ये निर्यात सेक्टर को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ध्यान से समझना, विदेश व्यापार नीति। अगर केवल आप बात करोगे फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति होती है, तो वहां के लिए तो विदेश मंत्रालय देखेगा, जिसके मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं। लेकिन यहां पे पूछा रहा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, क्योंकि व्यापार से संबंधित जो भी नीति तय करते हैं वो सारी की सारी नीतियां व्यापार और उद्योग मंत्रालय देखता है, यानी कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। हालांकि वित्त मंत्री नहीं पूछ रहा हूं, निर्मला ताई जी को नहीं पूछ रहा हूं, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय पूछ रहा हूं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2022 के अनुसार ये रिपोर्ट आई थी, तो आपको 2022 का नहीं देखना है, 2023-24 का लेटेस्ट देख लेना है, गूगल कर लेना आप लोग। एशिया और ओशिनिया द्वारा हमारी आयातित वस्तुओं के अधिकांश की आपूर्ति करते हैं। मतलब एशिया और ओशिनिया द्वारा ही हमारी आयातित वस्तुओं के, जो हम आयात करते हैं अपनी वस्तुओं को, तो अधिकतर वो एशिया और ओशिनिया वाले देशों से ही हो जाता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 21-22 में आयात कितना हुआ, तो आयात में कौन कौन से देश शीर्ष पे हैं वो आपको देख लेना है। लेकिन अगर मैं लेटेस्ट अपडेट बता दूं तो चाइना से हम सबसे अधिक आयात करते हैं दोस्तों, और दूसरे नंबर पे जो हम आयात करते हैं वो किससे करते हैं? यूएसए से करते हैं, ठीक है, और फिर यूएई से करते हैं। तो इसको जरा एक बार क्रम से क्लियर कर लेना। यहां पर फिर से एक दे रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था? यूएसए था, सेकंड चीन, थर्ड नंबर पे यूएई। तो ये आप लोगों ने जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया होगा और जो बजट आया है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहां पर आप कहोगे कि सर ये आपने फिर लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि जिस समय ये नोट्स तैयार किए जा रहे थे उस समय जो है कि बजट वगैरह इन सब की अपडेट नहीं आई थी, और दूसरा लिखा इसलिए है कि ताकि आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चल सके कि ये प्रकार के क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछे जाते हैं, आप अपडेट इसे कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार कह रहा है कि यूएसए में सबसे अधिक हम लोग व्यापारिक भागीदारी करते हैं। बिल्कुल, सबसे अधिक हम अपना निर्यात करते हैं यूएसए को, ये नंबर 1 पे आता है, जबकि सबसे अधिक आयात कहां से करते हैं? चाइना से करते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने कहा कि यूएसए के साथ ही भारत का व्यापार सर्वाधिक अनुकूल है, अर्थात आयात की तुलना में हम निर्यात अधिक करते हैं। सोचिए, महाशक्ति भी हमसे सबसे ज्यादा आयात कर रही है, अर्थात हम अपनी पावर का यूज कहां कर रहे हैं? अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी सबसे अधिक निर्यात कर रहे हैं, हमारे साथ वो व्यापार घाटे में है क्योंकि हमारा निर्यात ज्यादा, हम आधिक्य में है, जबकि चाइना के साथ हम घाटे में क्योंकि चाइना हमें सबसे ज्यादा आयात कर रहा है। भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 से लेकर 2020-21 तक संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक ही था। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हमारा व्यापार ऋणात्मक ही है, अर्थात हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम। उसके पीछे 2-3 कारण है। पहली चीज, स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे यहाँ। दूसरी, हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल की वैल्यूज है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तीसरा, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं है ज्यादातर कि हम हर एक चीज को उत्पादित कर सकें। तो ये सभी कारण भी आते हैं।
केवल वर्ष 1972-73 में और 1976-77 में ही 2 वर्षों को छोड़कर जब वह धनात्मक संतुलन में था, बाकी सभी समय वो ऋणात्मक ही रहा। अब व्यापार संतुलन देख लेते हैं। तो दो देशों के मध्य एक निश्चित अवधि में होने वाले कुल निर्यात मूल्य तथा आयात मूल्य के अंतर को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। तो व्यापार संतुलन की स्थिति का मतलब हो गया आपने निर्यात कितना किया है और आयात कितना किया है। अगर आपका निर्यात ज्यादा हो रहा है, आयात कम हो रहा है, तो आप व्यापार की आधिक्य की स्थिति में हो। और अगर आपका आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप व्यापार घाटे में चल रहे हो। और अगर आप निर्यात और आयात दोनों लगभग बराबर कर रहे हो, 100 रुपए का आयात कर लिए, 99 या 100 रुपए का ही आपने निर्यात कर लिया, तो आप बराबर में हो, यानी संतुलन में स्थित हो। अब यहाँ पे यही 3 कैटेगरी दिखाया जा रहा है। जैसे जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो व्यापार अधिशेष कहते हैं इसको, यानी आप प्रॉफिट में चल रहे हो। और जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार घाटा हो जाता है। और शुद्ध निर्यात बराबर कब होता है? जब किसी निश्चित, ध्यान से समझना, जब किसी निश्चित अवधि में किसी देश के कुल निर्यात मूल्य तथा कुल आयात मूल्य का अंतर ही शुद्ध निर्यात होता है। मान लो आपने अलग अलग देशों को 100 रुपए का सामान निर्यात कर दिया, अलग अलग देशों को मिला के, और अलग अलग देशों से आपने लगभग 85 रुपए का सामान आयात किया, तो आपका शुद्ध निर्यात कितना हो गया? प्रॉफिट में 15 रुपए हो गया। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? भुगतान संतुलन से, जिसको हम लोग कहते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान करने की जो पद्धति होती है भुगतान संतुलन, उसी को कहा था। और ये विदेशी व्यापार में होता है। तो यहां पर आप देखोगे किसी निर्धारित अवधि के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का जितना भी लेन देन होता है उसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। ये इसमें दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों सम्मिलित होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। आप ये वर्ड का अकाउंट यूज करते होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम लोग CAD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CAD, CID नहीं, CAD। करंट अकाउंट डेफिसिट में एक होता है दृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार का मतलब होता है जिसमें हम वस्तुओं के बारे में जानकारी रखते हैं कि कितनी वस्तुओं का आयात हुआ, कितनी वस्तुओं का निर्यात हुआ। दृश्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको विजुअल कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने कितनी कार मंगा ली तो हम कार को देख भी रहे हैं कि मॉडल कैसा, पहिया कैसा, बोनट कैसा, सीट कैसी है, और प्लस कार को हम टच करके भी देख रहे हैं। ठीक। लेकिन वहीं पे अदृश्य व्यापार का मतलब होता है जहां पे हम सर्विसेज की बात कर रहे होते हैं। जैसे टीचर अपनी शिक्षा दे रहा है, बैंक अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो केवल आप महसूस कर सकते हो, उसे देख नहीं सकते हो। और ऋण, इसमें लोन वगैरह की बातें भी की जाती हैं। तो ये तीनों ही आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है। जैसे दृश्य व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। तो दृश्य और अदृश्य क्यों होता है ये समझ में आ गया। एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों में आयात तथा निर्यात का योग ही चालू खाता कहलाता है। अब इसमें अगर आपका आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो आप कहोगे चालू खाता घाटा चल रहा है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कह देते हैं, CAD। अगर आप कहोगे कि हमारा चालू खाता आयात कम निर्यात ज्यादा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है, तो चालू खाता आधिक्य हो गया। और भारत का लगातार CAD चल रहा है। CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। आगे देखें, जब एक देश का भुगतान उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो चालू खाता घाटा कहलाता है। यानी जब एक देश का भुगतान जो है कि प्राप्ति मतलब जितना उसको प्रॉफिट हुआ ना, उससे ज्यादा उसे भुगतान करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसके पास से पैसे ज्यादा जा रहे हैं, यानी वो घाटे में चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई बिजनेस चलाया, आपको उस बिजनेस से मिल रहा है केवल 2000 रुपए एक दिन में, और आपका उस बिजनेस को चलाने के लिए प्रतिदिन का खर्चा लगभग आ रहा है 2500 रुपए, यानी भुगतान करना पड़ रहा है आपको रॉ मटेरियल का 2500 रुपए, और आपकी इनकम कितनी हो रही है 2000 रुपए की। इट मीन्स कि 500 रुपए आप घाटे में जा रहे हो। तो इसी को कहा था चालू खाता घाटा। इट मीन्स कि आयात ज्यादा कर रहे हो, निर्यात कम कर रहे हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में भारत द्वारा शीर्ष आयातित मद में पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स थे, और ये हमेशा ही होता है। पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट से ही सबसे अधिक हम लोग आयात करते हैं, क्योंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकता इन्हीं पर निर्भर है, और भारत की बढ़ती जनसंख्या से ऊर्जा आवश्यकता की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग कहते हैं WPI नहीं, WTI, ये कच्चे तेल का एक प्रकार है जो वेस्ट टेक्सास जो US में है, वहां से जो है कि जो ऑयलिंग वगैरह की होती है, तो उसके आधार पर इसका मानक तय किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लासेस थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन वही बात है ना कि ज्यादा लंबी क्लासेस करने से भी तो प्रॉब्लम है ना। 1-1 घंटे की मैं तो क्लास बना रहा था, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए, 1-2 के नहीं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर थोड़ी सी क्लास छोटी कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें, फैक्ट, डाटा, करंट, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत भी होती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम लोग थोड़ी छोटी क्लास के रूप में चल रहे हैं, 40 मिनट 41 मिनट्स के आसपास। लेकिन
4-5 क्लासेस ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल मैंने 15 क्लास का लगभग कहा था, और ये लेक्चर नंबर 10 होगा तो 5 क्लासेस और आएंगी, उतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए, ये डिपेंड करेगा कि क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। कल हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट नंबर यहाँ से, यहाँ शुरू कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता है, लाइक कर देना है, और चैनल को क्या करना है, रेड कलर वाले बटन को प्यार से दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।